बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? खैरियत है? ठीक ठाक? रोजे अल्लाह का ठीक शुक्र जा रहे सर, हैं? आप कैसे हैं? हाँ जी सर, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आज रोजा ठंडा हो गया है। हाँ जी और अगर आपने निकल के देखा हो ना तो बादल बड़े अच्छे प्लेजेंट वेदर, वरना कल परसों 2-3 सर, दिन तो बहुत बहुत बुरा गर्मी हाल थी रहा आज। है। हाँ जी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सूरज निकलते ही जो है ना जी मौसम अच्छा हो गया है। तो आज हम ना 5वां चैप्टर जो है ना हमारा, ये इसके जो टॉपिक हैं इनको हम क्लियर करते हैं, ताकि उसके बाद जो है ना ये हम अकाउंटिंग से निकल के हम जनरलाइज्ड जो हमारा 6 चैप्टर ऑनवर्ड जो है ना जनरल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना होगा ये, क्योंकि बीइंग इंजीनियर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अंदाज़ा करना होगा कि जी जो हमारे अकाउंटेंट हैं, फर्ज करें आप जनरल मैनेजर लगे हुए हैं कहीं पर या कहीं के किसी बड़ी पोजीशन पे होते, तो जो अकाउंट वाले होते हैं वो आपके अंडर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो इंडिपेंडेंट इस हिसाब से होते हैं कि वो आपकी पेमेंट्स जो है ना या आपके अकाउंट्स जो है ना उस पर नज़र रखते हैं, ठीक है ना। तो अथॉरिटी आपके पास है। मतलब मैं रहा हूँ डिवीजन इंजीनियर रहा हूँ, 6 डिस्ट्रिक्ट जो है 6 डिवीजन जो है ना मैं उसका वो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अकाउंट ऑफिसर जो थे वो हमारे अंडर होते थे, लेकिन पेमेंट्स के मामले में, ऑडिट के मामले में वो हम पे नज़र रखते थे, और जो कैश फ्लो थे उनके उनके ऊपर हमारी होती थी कि जी इस तरह से डायरेक्शन हम देते थे कि ये पेमेंट कर दो, ये पेमेंट। तो लेकिन उसका जो जो होता था ना उसकी हेल्थ पेमेंट्स की, या जो है ना जी जेन्युइन उसकी जो है वो कि जी सही पेमेंट हुई है या नहीं हुई, तो वो अकाउंटेंट करते थे। तो इसका मतलब ये है कि बीइंग एन इंजीनियर, क्योंकि प्रोग्रेस जो है ना बेसिकली आपने देनी होती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने बजट जो है ना उसके ऊपर भी नज़र रखनी होगी। तो इसलिए जो है ना आप ये अकाउंटिंग के, इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या उसके PSO क्या कहते हैं प्रोटोकॉल्स आप कह लें, वो आपको पता होना चाहिए। SOPs का आपको पता होना चाहिए। तो उसके अंदर ये जो है ना जी रेट ऑफ रिटर्न भी उन्हीं में से एक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब एक तो रेट ऑफ रिटर्न है कि जी आपने अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आपको साल बाद या 6 महीने बाद जो भी आपने टाइम उसके ऊपर जो है ना वो लगाया है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की है, और 1 साल के बाद अमूमन जो है ना फिस्कल ईयर हमारा जो होता है ना वो 1 साल का होता है। फिस्कल ईयर जो बजट ईयर होता है ना, तो वो 1 साल का होता है। 1 साल के बाद आप देखते हैं अच्छा जी ये मैंने अगर बैंक से ये पैसे लिए हैं तो उसके ऊपर जो मेरा इंटरेस्ट बनता है जो मैंने देना है, या जो पैसे मैं खुद लगाए हैं कहीं किसी बिजनेस में, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है कितने % है, वो जो इंटरेस्ट है ना, मसलन हमने एक जो है ना जी ₹1,00,000 कहीं इन्वेस्ट किया, उसके बाद साल के बाद जो है ना मुझे प्रॉफिट मिला 20%। तो ये 20% जो है ना ये उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कि जी मुझे पैसे ये लगाने से कितना प्रॉफिट जो है ना मुझे मेरी पॉकेट में आया है, ठीक है ना जी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, इसका मतलब ये है कि पीरियड के ऊपर भी, और उसके ऊपर नंबर ऑफ पीरियड्स के, ठीक है ना जी। और इंटरेस्ट रेट क्या है आपका हर साल, इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद जो है ना आपकी जो है ना जी वो प्रेजेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना जी। और फ्यूचर वैल्यू भी आपके पास होती है, जाहिर है वो हमने निकाली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, जो आपकी जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको मिलता है। अच्छा, इसमें जो पीरियड है ना वो बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जी आपने 20% आपको 1 साल के बाद मिला है, तो अगर आप उससे अगले साल जो है ना इसको काउंट करते हैं तो आपको रेट ऑफ रिटर्न जो होगा ना वो 2 सालों का मिलेगा। तो वो आप 20 + 20 डिवाइड बाई 2 वो 10% हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा,
ठीक है ना जी। तो उसकी वजह ये है कि उस 2 साल के बाद जो है ना, जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, आपकी प्रेजेंट वर्थ जो है आपकी आपके कैश की या आपके एसेट की, वो 2 साल के बाद जो है ना वो वर्थ नहीं रहेगी। इसलिए रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो कलेक्टिवली जो है ना जी वो कम हो जाता है। तो जी आज अगर उसकी एग्जांपल एक ले लें कि जी अगर आपने आज गाड़ी खरीदी है, आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी है आज, ठीक है ना जी। अगर वही गाड़ी आप 5 साल या 2 साल बाद खरीदेंगे तो वो गाड़ी 5 साल की कभी नहीं आएगी, वो डिग्रेडेड हो जाएगी, ठीक है ना जी। वो गाड़ी भी डिग्रेड हो जाएगी और उसकी वैल्यू जो है ना वो भी बढ़ जाएगी, उसकी उसकी वर्थ जो है ना। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो है ना जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी जो है ना, वो डिपेंड करती है कि जी आज आपकी पॉकेट में जो है इट इज वर्थ इट इज मोर बेनिफिशियल दैन दी 1 ईयर लेटर और 2 ईयर लेटर, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है ना जी प्रेजेंट वैल्यू जो है ना आपकी उसकी जो है ना वो ज़्यादा वैल्यू है, जिसको हमने डिफाइन किया था हमारे पिछले लेक्चरों के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। तो इस हिसाब से आज हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना दोनों जो है ना वो हम कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद हम जो है ना पे बैक पीरियड होता है। पे बैक पीरियड का मतलब ये है कि जी आप ने कोई अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो पहले साल आपने अमाउंट लगाई, फिर दूसरे साल आपने अमाउंट लगाई, इसका मतलब ये आउटफ्लोज हैं आपके। उसके बाद आपको जो है ना जी अगले साल इनफ्लो आना शुरू हो गया मुनाफा। तो करते करते जो है ना जी 5 साल के अंदर जो है ना आपकी जितनी अमाउंट आपने लगाई थी वो पूरी हो के अब आपके जो है ना जी आपको मुनाफा होना चाहिए। तो वो जो टाइम है ब्रेक इवन पॉइंट आप उसको कह सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस वक्त जो है ना जी आपका जब जीरो वैल्यू के ऊपर वो कैश आ जाता है, इसका मतलब ये है कि पैसे पूरे हो गए आपके, तो उसके बाद आपको वापस मिलने शुरू हो गए पैसे, आपको मुनाफा आना शुरू होता है। उस पीरियड को कहेंगे पे बैक पीरियड अकाउंट की जुबान में। तो ये 2-3 टॉपिक हैं आज हम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि टाइम भी 1 घंटे का होता है, इसमें हम आज ये जो है ना जी टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सो हमारे मेथड हम कर रहे थे ये वाले, ठीक है ना जी। तो हमने ये प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ, एनुअल वर्थ ही हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है ना हमने कर ली। और अब जो है जी हम ये कर रहे हैं जी ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सप्लिसिट री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न। री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपको जो मुनाफा हुआ ना वो भी आपने उसके अंदर दोबारा से लगा दिया। आपने वो पैसे जो है ना निकाले नहीं है, जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिला, ठीक है ना जी, 1 साल बाद वो आपने दोबारा से उसके अंदर लगा दिया, तो उसको कहेंगे री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो है ना जी, और पेबैक पीरियड भी है, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम जो है ना करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज एन इंटरेस्ट रेट एट विच नेट प्रेजेंट वर्थ इज जीरो। कि इस वक्त करंटली मौजूदा वक्त में जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना उसका जीरो है, क्योंकि अभी तो आपने वो पैसे लगाए नहीं है। 1 साल के बाद आप लगाएंगे 1 ईयर पीरियड, तो उसके ऊपर जो है ना फॉर एग्जांपल जो है ना 20% आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो 20 रुपीज जो है 20% जो है, या मतलब ना 1 लाख के ऊपर 20,000 जो है वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो ये रिटर्न का मतलब ये है कि मुझे पैसे कितने उसमें से मुनाफे के तौर पे या प्रॉफिट के तौर पे वो मिलेंगे। So, out of all rate of return, this method is widely used for making economy studies. This method is also known by several other names, such as investor methods. कि जाहिर है इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं कि आपको रिटर्न मिले, आपको आपको उसका उसका प्रॉफिट मिले, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से इसको कहते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। कि जी डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब ये है कि आपने कैश आउटफ्लो किए, आपका जो बिजनेस है आपका अपना कैश आउटफ्लो, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है ना जी आपको रिसीप्ट आनी शुरू हो गई,
आपको रिसीप्ट आनी शुरू होगी, ठीक है ना जी। वो रिसीप्ट जो है ना जी, और आउटफ्लो, कैश रिसीट आउटफ्लो का जो है ना जी, आप जो डिफरेंस निकालेंगे। इसी तरह से जो रिसीप्ट हैं आपने किसके अगेंस्ट किए हैं, आपने डिसबर्समेंट किया, आपने पेमेंट्स मिली हैं, तो वो कैश जो है ना हमारा आप वो आना शुरू हो गया कि जी डिसबर्समेंट का मतलब ये है कि पेमेंट करनी, ठीक है ना जी। तो इसको इसलिए इसका मतलब क्या, रिसीप्ट वर्सेस डिसबर्समेंट मेथड, इसको ये भी कहते हैं। इसी तरह से इसको कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो है ना वो मुनाफा मिला है, वो प्रॉफिट है। लेकिन जो जनरल इसका नाम है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, IRR। इसको IRR के नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। इन दिस मेथड एन इंटरेस्ट रेट आई डैश, मतलब यह है कि आई बार, ये IRR के लिए ये ना मखसूस वो कर लिया गया है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो IRR, उसको हम लिख सकते हैं कैसे, ठीक है। अच्छा, in this method an interest rate I dash या IRR called IRR is computed, and it is computed with the MARR to take decision on economic viability of the project. तो इसका मतलब ये है कि हम एज यूजुअल हम MRR जो है ना जी, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल या मैक्सिमम अटेनेबल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो भी आप करेंगे। तो वो एक यार्ड स्टिक के तौर पे हम देखते हैं, MARR यार्ड स्टिक, कि जी कम से कम इतना मुनाफा तो हमें होना चाहिए ना, कि फर्ज करें 1 लाख है, उसके ऊपर 5% अगर हमने वो अपने सपोज कर लिया है, वो MARR 5% होगा। लेकिन अगर आप IRR की बात करेंगे तो वो 20% भी हो सकता है, और उसका जो है ना जी कम से कम जो है ना हमें मुनाफा जो है ना 5% होगा, वो टॉलरेबल होगा। तो इसका मतलब है कि IRR इज either equal to MARR or it is greater to IRR, MAR। जो हमने लास्ट भी हमने ये देखा था, ठीक है ना जी। अच्छा, दिस मेथड कैन बी यूज्ड only when both positive cash flow and negative cash flow are present in the problem। पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जी पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब ये है कि आपने जो है ना जी आउटफ्लो कर दिए, आउटफ्लो जेब से पैक हो गया। इनफ्लो का मतलब ये है कि नेगेटिव जो है ना जी आपकी पॉकेट में पैसे आ गए, ठीक है। IRR इज आल्सो डिफाइंड एज एन इंटरनल रेट एट विच नेट प्रेजेंट वर्थ इज जीरो, ठीक है ना जी। अगर आपके पास पीरियड जो है ना 0 ईयर है तो। अच्छा जी, इसका बहुत ही आसान है ये एरिया। सिर्फ आपने क्या करना है, मेथड वही है, आपने बस इंटरेस्ट निकालते जाना है और उसके अंदर ऐड अप करते जाना है, ठीक है ना, इस तरह से। तो सिर्फ आपको जो है ना कैश फ्लो और ये डायग्राम ये इनका पता होना चाहिए कि कैसे हैं कैश फ्लो। अच्छा, द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू कंप्यूट IRR। स्टेप 1, ड्रा द कैश फ्लो डायग्राम फॉर गिवन पीरियड। जाहिर है वो पहले की तरह ही है। स्टेप 2, डिटरमिन द प्रेजेंट वर्थ ऑफ नेट रिसीव्ड एट एन इंटरेस्ट रेट I डैश इन द फॉलोइंग मैनर। तो इसका मतलब ये है कि आई इंटरेस्ट रेट जो है ना IRR के ऊपर जो है ना वो आप निकालेंगे उसका 1 साल बाद या कितना जो टाइम है उसके ऊपर, देखिए ना जी, देखिए ना एन जो है ना इसके अंदर क्या है, इसका प्रोजेक्ट लाइफ है। प्रोजेक्ट लाइफ का मतलब यह है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, जितना भी टाइम इन्होंने रखा है। आर के क्या है, ये है नेट रिसीव्ड ऑफ सेविंग फॉर केथ ईयर, के जी के क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ठीक है ना जी। एन नंबर ऑफ लाइफ जितनी भी टोटल है। के जो है ना के 1 2 3 4 अप टू एन, इस तरह से है 1 2 3 4 या डैश 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 अप टू एन, और एन जो है ना टोटल है। फॉर एग्जांपल एक डैम है, डैम की वो जो वर्थ है वो 20 साल है। फॉर एग्जांपल डैम की एज होती इतनी है, डैम बनते रहते हैं, 20 साल के अंदर वो बनना है, तो एन इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अच्छा, पहले साल आपने पैसे लगाए, ठीक है ना जी, दूसरे साल तीसरे साल वो के की वैल्यू के 1 2 3 4 5, और हर एट के 1 इज इक्वल टू IRR कितना होगा वो आप इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, ठीक है।
अच्छा, फ्यूचर वैल्यू इसकी ये है, प्रेजेंट वैल्यू ये है, ठीक है। तो अब ये आर के जो है ना, ये क्या है, नेट रिसीव, टोटल कितने आपको इनफ्लो, कैश इनफ्लो हुए हैं आपको, ठीक है। अच्छा, सम क्या है, के जीरो से लेके एन तक, के जीरो टू एन, जितने भी जो है ना जी, जीरो का, के जीरो का मतलब ये है कि आपकी जब आपने इन्वेस्टमेंट अभी की नहीं है, आपने अमाउंट जो है ना वो रेडी कर लिया है, के जीरो अप टू एन, तो सब का सम करके जो है ना आपने ये निकाला है। तो ये सब का सम निकाल के इसका मतलब ये है कि आपने प्रेजेंट वर्थ जो है ना इसकी निकाली, आर के करने के बाद जो है ना प्रेजेंट वर्थ आपने निकाली, तमाम रिसीव जो है ना वो करने के बाद, और उसका रेट ऑफ जो है ना वो इंटरेस्ट रेट निकालने के बाद, ठीक है ना जी। पहला तो ये है स्टेप। उसके बाद जो है ना स्टेप, ये मतलब पहला स्टेप ये था, डायग्राम बना ली अंदाजे के लिए, और उसके बाद प्रेजेंट वर्थ निकाली। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है ना आप क्या है कि डिटरमिन द प्रेजेंट वर्थ ऑफ नेट एक्सपेंडिचर एट एन इंटरनल रेट, कि जी आपने फर्ज करें आपने एक साल बाद जो है ना जी उसकी प्रेजेंट वर्थ निकालनी है, कि जी 20% अगर उसके ऊपर प्रॉफिट है, ठीक है ना, तो आपने वो IS वो निकालनी है, फिर अगले साल, इससे टोटल आपने निकालनी है, देखिए ना जी। इसका समेशन का मतलब है कि फॉर होल ऑफ द पीरियड वेयर EK इज नेट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर द kth ईयर्स। तो ये उसी तरह से है जिस तरह से पहले था, लेकिन इसमें बस ये है कि देखिए ना जी, ये जो है ना जी, ये वाला, ये जो है ना प्रेजेंट वर्थ है, ये एक्सपेंडिचर है, मतलब ना हालांकि कुछ भी नहीं है, एक्सपेंडिचर है। जो डिसबर्समेंट आपने की है, जितने भी आपने खर्चे किए हैं, उनकी जो पेमेंट्स किए हैं आपने, डिसबर्सिंग की है, ठीक है ना जी। तो अब वो सारे जो है ना वो भी आपने निकाल लिए, पहले ये वर्थ निकाल ली, ये खर्चे निकाल लिए, ठीक है ना। इसको आर के कहेंगे, इसको आप, आर के का मतलब रिटर्न, जो आपको पैसे वापस आ रहे हैं, आर के, आर का मतलब इसीलिए रखा रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 4 क्या है, डिटरमिन द नेट प्रेजेंट वर्थ एज, नेट प्रेजेंट वर्थ एज NPW इक्वल टू, अच्छा, ये अब क्या है, आपने ये टोटल कैश इनफ्लो जो है ना, आपने ये रिसीव जो है ना वो इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो निकाल दिया, देखिए ना जी, ये इसमें से ये जो है ना ये निकाल लिया आपने, ठीक है ना, मतलब खर्चे निकाल दिए उसमें से, ठीक है ना जी। एक मिनट, अच्छा जी। अब इसके बाद जो है ना जी, ये है क्वेश्चन नंबर 5.8। स्टेप जो है ना जी 6 क्या है, 5 क्या है, सेट नेट प्रेजेंट वर्थ एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ IR, कि जी आपने देखना है कि मेरी जो नेट प्रेजेंट वर्थ जो है, जो नेट प्रेजेंट वर्थ है, अगर हम कब जीरो रखें, यदि जब मैं सारी जो है ना जी वैल्यू जो है ना करते 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 जो है ना वो, अगर मेरा ये डिफरेंस जीरो आ जाए, तो डिफरेंस जीरो आ जाए, तो उसके बाद जो है ना जी उसके ऊपर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या निकलेगा, मतलब ना जैसे मैंने आपको बताया कि देखे ना कि जी पहले साल जो है ना 1 लाख रुपए के ऊपर जो है ना जी आपने 20% वो मुनाफा लिया, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना पहले साल का निकलेगा 20%। उससे अगले साल जो है ना जी के 2, वो आपका अगर 20% ही है, तो वो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ना 20 + 20 डिवाइड बाई 2 वो 10 हो जाएगा, मतलब ना रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता कम होता जाएगा ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो कम होगी, ठीक है ना जी। वो 10% हो जाएगा, फिर 5% हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा, इस तरह करते करते जो है ना उसकी वैल्यू जो है ना वो जीरो पे जा सकती है, ठीक है ना जी, उस पर जीरो पे जा सकती है। तो वो टोटल ईयर्स का जो है ना जी आपने वो जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो निकालना है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ IH विद MARR, कि जी MARR से अगर ज्यादा है इसकी वैल्यू, 1 रुपया भी ज्यादा है, देन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली जस्टिफाइड, एज यूजुअल जिस तरह से हम पहले करते रहे हैं। इफ IR इज लेस देन
MARR, द इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली नॉट जस्टिफाइड, ये भी आपको पता है, ठीक है ना जी। इफ आई is equal to MARR, the investment project is economically barely justified, कि जी वो at par ही रहेंगे। barely justified का मतलब ये है कि आप उसको 50-50 पे लाए, चाहे तो प्रोजेक्ट आप कर लें चाहे आप ना करें, तो इसका मतलब ये होता है कि note that the value of IS can also be determined at the interest rate at which net present worth ना future worth is equal to 0 or at which नेट एनुअल वर्थ ये ना इज इक्वल टू 0, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब फ्यूचर वर्थ और ये जो है ना एनुअल वर्थ जो है ना ये ज़ाहिर एक साल बाद या दूसरे साल बाद जो है ना ये तीसरे साल बाद अगर उसकी वर्थ जो है ना ये 0 है, ठीक है ना जी, तो आप इसके ऊपर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम ये एग्जांपल जो है ना 5.7 और 5.8 जो है ना हम ज़रा देखते हैं ये क्या है कि जी बहुत ही आसान है ये, बस आपको स्टेप पता होना चाहिए कि जी सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 5.1। 5.1 क्या थी? 5.1 जो है ना हम देख लेते हैं। 5 एग्जांपल 5.1 अगर हम इसको इस तरह से लें, अच्छा जी, ये है कि अगर आप ये देखें ना जी, इसको पढ़ लें एक मिनट कि जी द प्रोडक्शन इंजीनियर्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज़ प्रपोज्ड a new equipment to increase the productivity of a manual gas cutting operation. The initial investment ये जो है ना 5 लाख जो है ना investment and the equipment will have a salvage value of 1 लाख। salvage value का मतलब ये कि जी at the end of 5 साल के बाद जो है ना उसकी वैल्यू जो है ना वो 1 लाख रह गई है, उसकी वर्थ 1 लाख। मतलब गाड़ी अगर आपने आज ली है ना जी 10 लाख की, तो 5 साल के बाद जो है ना उसका इंटरनल रेट कैलकुलेट करते 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 जो है ना जी 5 साल के बाद जो है ना उसकी वैल्यू जो है ना जी वो आपकी जो है ना जी वो रह जाएगी 1 लाख। जिस तरह से आगे आज अगर आप देखें होंडा सिटी 2002 मॉडल या 5 मॉडल जो है ना जी आज आपको जो है ना जी कितना की मिलेगी? 5-6 लाख की या 7 लाख की मिल जाएगी, ठीक है ना जी। अगर आपको या 10 लाख की मिल जाएगी, लेकिन अभी जो है ना उसकी जो वर्थ है वो 18 लाख या 20 लाख के करीब है, 18-19 लाख के है करीब है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये है, लेकिन 5 साल के बाद जो है ना उसकी जो वैल्यू है, अगर आप उसको बेचते हैं, आप उसको डिजॉल्व करते हैं, आप उसको वो करते हैं, तो सालवेज मतलब ना उसको बेच के अपनी अमाउंट जो है ना खड़ी करते हैं, तो उस वक्त उसकी वैल्यू जो है ना 1 लाख की होगी। 5 साल के बाद 1 लाख की होगी। अभी जो है ना उसकी वर्थ क्या है? इनिशियल वर्थ 5 लाख है और पीरियड जो है ना वो इक्विपमेंट का 5 साल है। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विल यील्ड एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ 20, मतलब ना एनुअल मतलब सालाना जो है ना जो आपके रेवेन्यू है उसका इंक्लूडिंग प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या आता है? जिसके अंदर प्रॉफिट भी मौजूद हो, वो है 2 लाख। इफ द फर्म्स मिनिमम अट्रैक्टिव रेट इज 15% MARR, ठीक है ना, 15% है MARR है, ठीक है ना। इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड, यूज प्रेजेंट वर्थ मेथड। अब जो है ना जी वो आपने जस्टिफाई करना है, तो ये चीज़ें आपके जहन में आ गई ना। अब आप चले जाएं इस यहाँ पर, ये जो है ना जी ये देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हर साल जो है ना आपको 20 लाख जो है ना 2 लाख जो है ना प्रॉफिट मिलता है, और 5 साल के बाद जो है ना आपने पैसे जो है ना ये आपने क्या है उसकी सैलरी वैल्यू जो है ना निकाल ली। तो इसका मतलब ये है कि ये कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो है 5 लाख जो आपने इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है ना जी। और कैश और उसके बाद जो है ना जी कैश इनफ्लो जो है ना जी 1 साल के बाद ये मिला 2 लाख, फिर ये मिल गया, फिर ये मिल गया, फिर ये मिल गया, और एट द एंड जो है ना आपको कितना मिला? 1 लाख जो है ना आपने वो बेच के अपना खाता पूरा किया। तो इसका मतलब ये है कि और MARR ये है कैश फ्लो आपका। अच्छा, अब हम जो है ना जी चलते हैं अपने असल जो IRR जो है ना हम निकाल रहे थे 5 ने। तो यहाँ
यहाँ था ये वाला, ठीक है ना जी। तो सॉल्व प्रॉब्लम गिवन एन एग्जाम्पल 5.1 बाई RR मेथड। तो अब आप देखें यहाँ पर कि कैश फ्लो डायग्राम फॉर ए गिवन प्रॉब्लम इज इन फिगर, वो आपने देख ली, ठीक है ना जी, फिगर आपने देख ली। और स्टेप 2 में द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द नेट रिसीव्ड एट एन इंटरेस्ट रेट आई इज कैलकुलेटेड एज, प्रेजेंट वर्थ क्या है वो आपने फार्मूला लगा दिया कि जी ये है प्रेजेंट वर्थ। और उसके बाद जो है ना जी ये क्या है इसकी सालवेज वैल्यू 5 साल के बाद, ठीक है ना, 5 साल के बाद प्रेजेंट वर्थ, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट आपका 20 ईयर ईच ईयर 2 लाख इस ईयर। अच्छा ये आपने निकालने हैं, ये टोटल जमा हो जाएगी वैल्यू जो है ना, कैश इनफ्लो है बेसिकली ये सारे, ठीक है ना जी। अच्छा प्रेजेंट वर्थ ऑफ नेट एक्सपेंडिचर एट द इंटरेस्ट रेट IRR, ये कैश जो है ना आउटफ्लो है ये वाला आपका। अच्छा स्टेप 4 में क्या है, द नेट प्रेजेंट वर्थ NWP NPW इज इक्वल टू, अब क्या है आपने इनका डिफरेंस निकालना है, जैसे आपने वो डिफरेंस निकाला था, ठीक है ना जी। अगर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये डिफरेंस निकाल लिया आपने, ठीक है ना जी, ये वाला, ठीक है ना, ये डिफरेंस निकाल लिया। और उसके बाद जो है ना जी यहाँ पर आपने ये डिफरेंस निकालने के बाद ये टोटल जो है ना ये रिसीव्ड टोटल करने के बाद ये माइनस जो है ना कैश आउटफ्लो ये निकाल लिया। 5वें स्टेप में आप क्या करते हैं कि जी स्टेप 5 के अंदर आपने निकालना है उसका IRR, वो जो है ना MARR, वो करने के बाद MARR के जो MARR से आपने वो कितना जो है ना वो बनता है MARR, ठीक है ना जी, MARR के साथ, ठीक है ना जी। अच्छा the equation given in step 5 normally involves trial and error calculation until the rate and interest is found। ट्रायल एंड एरर का मतलब ये होता है कि देखे ना जी वो आपकी जो है ना जी कभी इनफ्लो कभी आउटफ्लो जो है ना जी कम हो रही हैं ज़्यादा हो रही हैं एग्जैक्टली नहीं हो रही, कभी वो कैश बैंक में है, कभी आपके पास पैसे नहीं है, कभी पेमेंट आई है ये नहीं, ये सारे ये जो है ना एरर्स वगैरह होती हैं, ये कमी बेशियाँ होती हैं। वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आप इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो एक टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जो है ना ये चीज़ें लिख दी जाती हैं एहतियातन, ताकि जो है ना आपके इन्वेस्टर जो है ना वो परेशान ना हो। तो इसलिए ये वहाँ एक फिक्रा जो है ना ये ऐड कर दिया जाता है कि जी एरर, आपने देखा होगा कि बैंक की स्टेटमेंट जब आप निकलते हैं तो वो जो है ना जी उस पर लिखा होता है कि दिस इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्टेटमेंट, एरर्स आर रेगुलेटेड, ठीक है ना जी। उसके ऊपर वो इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना लिख दी जाती है कि ये बंदा कहीं कोर्ट में ना चला जाए, कहीं चैलेंज ना कर दे, क्योंकि पैसे का मामला होता है ना जी। तो वो बंदा अगर उसके अंदर स्टेटमेंट में अगर कमी बेशी आ गई है तो वो बंदे के पास राइट है कि वो बैंक में जाके उसको सू कर दे, उसके ऊपर केस कर दे पार्टी के ऊपर। इसलिए वो वहाँ पर जो है ना ये इस तरह की चीज़ें जो है ना लिख देते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें कि टेंडर जब हो रहे होते हैं, अगर आप कहीं टेंडर वो देखें ना जी अखबार के अंदर कोई टेंडर का एक ऐड देखें, ठीक है ना जी, ये आप देखा करें तो कभी कभी, तो अगर आप देखें तो उसके अंदर जो है ना वो कंपनी उन्होंने कहा जी अगर कंपनी जो है ना जी या जो है ना जी इदारा ये इस टेंडर को कैंसिल करने का किसी भी वक्त टेंडर किसी वजह बताए बगैर कैंसिल करने का हक रखता है, मिजाज होगा। तो वो फिक्रा है, हालांकि होता है ऐसे नहीं है, कभी भी कम ही होता है हाँ जी। तो लेकिन ये है कि एहतियातन लिख दिया जाता है कि कोई बंदा लिटिगेशन में चला गया है, किसी ने केस कर दिया है, तो वो इदारा जो है ना वो ये ना हो कि हैंडीकैप होके रह जाए कि जी देखें जी वो इन्होंने ये नहीं किया फलां नहीं किया। तो इस तरह से ये कुछ जो है ना जी स्टेटमेंट जो है ना वो एज अ प्री रेक्विजिट जो है ना वो लिख दी जाती हैं टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर भी ये उन्होंने यही कुछ किया है यहाँ पर, ठीक है ना जी। However, since we do not know the exact value of internal rate of return, we will probably try a relatively low IRR such as 5% and also a relatively high as 20%। तो ये 5% क्यों है, ये MARR तक है, और जो 40% है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है ना आप किस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना जी। आप 40% तक जा सकते हैं, 50% तक जा सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। बाज़ औक़ात जो है ना जी चीज़ें
कोई आपने कोई चीज़ आपने वो लगाया ना टेक्सटाइल की या कोई चीज़, वो तो बिजनेस जो है ना आपका शूट कर गया, तो आपको एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है ना जी, एक्सपोनेंशियल से मुराद है आपको बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना जी, बाज़ का आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। ठीक है ना जी, और फिर भी ये भी हो सकता है कि जी आपको इतने कम पैसे वो प्रॉफिट हो कि जी आप 5% MARR के बराबर मिले। तो इसका मतलब ये है कि ये 5% इसलिए कहीं आप भाग ना जाएं, आपका आप बादल हो के आप अपना जो बिजनेस है ना उसको आप ये क्लोज ना कर दें। तो MARR जो है ना यार्ड स्टिक नीचे की तरफ है, और मैक्सिमम जो है ना आप 40% तक जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी वर्थ ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट वर्थ। तो इस तरह का मतलब ये है कि 5% के ऊपर जो है ना आपने क्या किया, आपने ये निकाल लिया। ठीक है ना, ये वाला MARR आपने ये निकाल लिया, और 40% के ऊपर जो है ना मैक्सिमम जो है ना आपने ये निकाल लिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने अब इनको जो है ना जी आपने यहाँ पर निकालना है इनका आपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना प्रेजेंट वर्थ जो है ना आप निकालनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्थ जो है ना जी, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्थ जो है ना आपने यहाँ इसकी वो पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपने कितने पैसे लगाए थे, और नेगेटिव का मतलब ये है कि आपने कितने पैसे जो है ना जी आपने आपको रिसीव मिली है। ठीक है ना, इस तरह से वो जो है ना यहाँ पर वैल्यू वो निकाल रहा है कि जी 5% पे ये होगा, 540 पे ये हो गया। तो सिंस वी हैव बोथ a positive and negative present worth of the net cash flow, linear interpolation can be used। ये इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है ना उनका एवरेज, ये एवरेज के बैंड में तकरीबन होती है कि ये आप ये है ना एक किस्म का एग्रीगेट वैल्यू जो है ना उसकी वो निकाल लेते हैं। ये इंटरपोलेशन आप इस तरह से करते हैं कि जी देखें जी 40 में से 5 निकालें, और इधर जो है ना ये इसकी वैल्यू जो है ना इसकी मतलब रेशो है किस्म की। ठीक है ना, 44 में से ये है ना जी ये 4,44,000, इसमें से ये आपने 74,000 ये निकाल लिया, ये ऊपर परसेंटेज लिख दी, तो क्या बनेगी ये। अच्छा, अब ये 40% जो है ना ये आपने एग्रीगेट क्या किया था, ये 40% जो है ना आपने अंदाजे से किया था। ठीक है ना जी, आज 40% होता नहीं है, ये अंदाजे से किया, वो आप उसको लिख लें I8 आई डैश इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो है ना जी आपके पास ये जो आई है 40% जो इसमें आपने किया था। ठीक है ना जी, तो वो बन जाएगा 40% नहीं था बल्कि वो था 34.98% आपका एग्जैक्ट जो है ना आई वो आपका आ गया इस बात से। ठीक है ना जी, स्टेप 6 के अंदर क्या है, सिंस द वैल्यू ऑफ आई परसेंट आई डैश परसेंट इतने जो कि MARR से बिल्कुल ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है। ठीक है ना जी, तो इसका मतलब ये है कि द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। तो इस तरह से आपने जो है ना जी वो निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको आ जाता है ना कि ये आप IRR निकालें, तो प्रोजेक्ट की वर्थ जो है ना जी आपके MARR तक है या उससे ऊपर है, वो 40% तक भी जा सकती है। तो आप 40% आपने निकाल लिया कि जी मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना आप कमा सकते हैं। लेकिन आप जो है ना जी एग्जैक्ट जब निकालेंगे तो आप ये जो है ना ये फार्मूला लगा के 40% की बजाय आपने ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, इंटरनल इंटरेस्ट जो है ना आपने वो जो है ना जी वो यहाँ कैलकुलेट करना है, और नीचे आपने वो डिफरेंस निकाला और निकाल के आपने कैलकुलेट किया, आपके पास ये आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये एग्जांपल 2 है, ये उम्मीद है आप कर लेंगे, ये भी उसी तरह से है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है ना जी, ये भी उसी बिल्कुल उसी तरह से है ये एग्जांपल। ठीक है ना, लिहाजा इस पर हम वक्त ज़ाया नहीं करते, आप खुद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। तो एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न है क्या चीज़ बेसिकली। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम देखते हैं एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न। The following steps are involved in ERR method. Draw the cash flow as usual from the given problem. ठीक है जी। स्टेप 2, कंसीडर एक्सटर्नल इंटरेस्ट रेट ई। अच्छा, इसमें ना ये एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि वो इंटरेस्ट जो आपको मिला वो आपने अपनी फर्म पे लगाने की बजाय
आपकी फर्म चल रही है, आप उसको रनिंग पोजीशन में, उसमें ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है उस वक्त, तो आपने क्या किया, वो ही जो है ना जी, आपने वही पैसे जो आपको बचे वो किसी बिजनेस के अंदर लगा दिए, आपने किसी और प्रॉफिटेबल, मोर प्रॉफिटेबल जो है ना वो अर्निंग जो आपका जो था ना पोटेंशियल, उसके अंदर लगा दिए, ठीक है। इसीलिए उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेट, ठीक है ना जी। तो यहाँ आप देखें, कंसीडर एन एक्सटर्नल इंटरेस्ट रेट ई equal to given MARR. However, if a specific value of E is given, then take E equal to the value, equal to that value. E is indeed an external interest rate at which net cash flows generated or required by project over its life can be reinvested or borrowed outside the firm. ठीक है, मैं जो मैंने आपसे कहा था कि जी आपने वो इंटरनल इंटरेस्ट रेट देखे ना जी, आपने वो निकाल लिए ना पैसे, फॉर एग्जांपल कि जी 20% जो है ना आपको मुनाफा मिला है, वो 20% का मतलब ये है कि 1 लाख में से 20,000, वो 20,000 आपने जो है ना जी कहीं लगा के आपने किसी को दे दिए कि जी मैं इसके ऊपर जो है ना इंटरेस्ट, इस 20% के ऊपर, इस 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट आपसे 25% लूँगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने वो पैसे उसके ऊपर जो है ना जी अपने IRR के ऊपर आपने वो 25% रख लिया एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न के। इसका मतलब ये है कि आपको फ़ायदा हो गया ना, आपको फ़ायदा हो गया। लेकिन बाद बात ये होता है कि आपका कोई दोस्त है, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेते, आप उससे कहते हैं अच्छा यार कोई बात नहीं है, आप जो है ना MARR के बराबर जो है ना आप हमें ERR दे दें, MARR के बराबर। वो दोस्त है, आपने उसको जो है ना अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने वो मिनिमम रेट जो है ना एक्सेप्टेबल रेट के ऊपर जो है ना आपने ERR उसको दे दिया, ठीक है। तो वो आपने उसको वो दे दिया, जब वो रिटर्न करेगा तो वो ERR आपके वो उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू के अंदर शामिल हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, आप फॉलो भी कर रहे हैं बेटा? ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको समझ भी आ रही है? हाँ जी सर। मतलब बहुत सिंपल है ना, बहुत ही हाँ जी सिंपल है, इसलिए जो है ना वो ज़्यादा मेरे ख्याल एक्सप्लेनेशन की वो ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, बहुत ही सादा और आसान है, ठीक है ना जी। तो कुछ चीज़ें जो है ना हमने ये जो वाइवा लिया उसके अंदर काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है, मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर हो गई हैं, हाँ जी ठीक सर। है ना। हाँ जी, तो उसका टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन चीज़ों का पता चल गया है कि कैसे आपने वो करना है। तो अब ये जो है ना IRR और ERR का आपको समझ आ गई होगी किस तरह से है। अच्छा, अब स्टेप तीसरा जो है ना इसके अंदर आप कैलकुलेशन कर लें, मसला ही कोई नहीं है। अब आप देखें, डिस्काउंट ऑल कैश फ्लोज, कैश आउटफ्लोज। डिस्काउंट का मतलब यह है कि आप अपने ना खर्चे वर्चे निकालें उसमें से। डिस्काउंट का मतलब ये है कि जो आपके पैसे लगे हैं ना, या आपके बिजली के बिल हैं, आपके दुकान का किराया है, या आपका जो है ना जी वो गाड़ी का खर्चा है, या फलाना है, ये है वगैरह वगैरह, वो आप इसको इसमें से वो पूरे करें। इसको कहेंगे डिस्काउंट्स, इसको बोलते हैं डिस्काउंट्स, ठीक है ना जी। तो बाद बात ये डिस्काउंट का वर्ड है ना बेटा, ये बड़ा जनरल भी वो बोला जाता है कि यार मसला आप मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है ना जी, मैंने आपसे ज्यादती की है, मैं किसी आप बात पे आपसे ज्यादती कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं यार मैं आप यूँ, चूंकि आप मेरे फ्रेंड हैं, आई एम गिविंग यू द डिस्काउंट, आई एम गिविंग, मैं आपसे रियायत कर रहा हूँ, मैं आपसे रियायत कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा रिटर्न में। तो इसका मतलब आई एम गिविंग यू द डिस्काउंट, के लिए वो अकाउंट की ज़बान में आप उसको कुछ नहीं कह रहे, और उसको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रहे, आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये उसमें भी आ जाता है, ठीक है ना जी। अकाउंट की ज़ुबान में डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपने खर्चे बर्चे जो है ना उसमें से आपने अपने पूरे कर लें, वो डिस्काउंट्स हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, डिस्काउंट ऑल कैश फ्लोज, नेगेटिव कैश फ्लोज, एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। टू पीरियड जीरो, द प्रेजेंट पीरियड जीरो का मतलब प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आप खर्चे बर्चे वो एट ई इन द फॉलोइंग मैनर। अच्छा, इसमें ना होता ये है कि आप जो है ना जी जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना जी, आप पहले तो उसका एक जो है ना जी बजट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसकी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, एक एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है ना।
तो उस एस्टिमेट के ऊपर आप फिक्टिशियसली आप कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा जी अगर मैं इतने पैसे मैं लगाऊं, यह बाकायदा एक डॉक्यूमेंट की सूरत में बनता है, ये हम हर इदारे का बनता है, एस्टिमेट हर इदारे का बनता है, मिसल पीटीसीएल के अंदर बनाते रहे हैं हम ये चीज़ें, सारी चीज़ें, ठीक है ना जी। और बना के जो है ना एस्टिमेट देते थे, बाद में उसकी जो है ना जी वो हमें पैसे मिला करते थे, ठीक है ना जी। कोई कहीं नेट डालना है, केबल डालनी है, कहीं पर एक्सचेंज लगानी है, वो हम जो है ना ये बनाया करते थे, ठीक है ना जी। अभी बनाते हैं वहाँ पर, तो वो क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बनाते हैं, मतलब आज की डेट में बनाते हैं, बेशक वो 5 साल के अंदर आपने वो कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी वो बनाते हैं। तो इसी तरह से आप उसका एक्सटर्नल रेट जो है ना वो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप क्या है, आप क्या करते हैं कि जी सम फ्रॉम के इज इक्वल टू एन 0 टू एन, तो ई के, तो आपके पास ये इसकी वैल्यू है, वेयर ई के इज इक्वल टू एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर रिसीव्ड इन पीरियड के। एक्सेस का मतलब ये है कि आपका बिजली का बिल, उसके ऊपर आपका दुकान का किराया और कोई हिडन चार्जेस आपके और इस तरह की चीज़ें जो है ना आप उसमें से वो आपकी सारी जो है ना ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना जी। नंबर ऑफ लाइफ का क्या है, एन है आपकी, नंबर ऑफ पीरियड फॉर स्टडी, जिस तरह से पहले उसमें IRR के अंदर था। अच्छा, कंपाउंड ऑल कैश इनफ्लोज, कंपाउंड ऑल कैश फ्लो, कंपाउंड का मतलब ये है कि अगर आपने कंपाउंड ही है ना इसमें, आप देखें कंपाउंड का मतलब ये है, कंपाउंड ही है, कंपाउंड का मतलब ये है कि अगर आपने पहले साल ये जो है ना सूद मुरक्कब जिसको बोलते हैं, ये वो उसकी लैंग्वेज है ये। कंपाउंड का मतलब पहले साल जो है ना जी आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है अगर 20% है, अगले साल आपने जो है ना जी कितना किया, आपने एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न भी तो किया हुआ है ना आपने 25 के ऊपर, आपने सबका जो है ना ये आपने जमा कर लिया सब। इसका मतलब ये है कि आपने 5 साल का पीरियड अगर है तो आपने 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जो है ना n-k ईयर्स के ऊपर जो है ना आपने इसको कैलकुलेट किया जी, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है, अच्छा ये जो है ना ये लिखते हुए ना ये हो गया, असल में ऐसे लिखते नहीं है ये लिखते हैं आप कि इसको आप, ठीक है ना जी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। अच्छा जी, सम ऑफ के टू एन, तो ये आपके पास आ जाएगा आर के इज इक्वल एक्सेस ऑफ रिसीव्ड ओवर डिसबर्समेंट इन पीरियड के, ठीक हो गया। तो ये आपने इसी तरह से वो निकाल लिया। अच्छा, स्टेप 5 इसके अंदर क्या है, इक्वेट इक्वेशन 5.9 एंड 10, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये दोनों जो है ना ये पिछले वाली, ये वाला और ये वाला दोनों आपने ये बराबर कर लिया, ये बराबर आपके पास आ गया। स्टेप इक्वेट का मुराद है ये है कि जो डिफरेंस इसमें से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ये आपने वो जीरो वैल्यू को करना होता है ना जी। देखें ना जी, अगर ये माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, जीरो आपने जो है ना जी जीरो वैल्यू के मतलब जीरो वैल्यू के ऊपर जो है ना PV जीरो आप निकाल रहे हैं, तो अगर आपने देखें ना जी, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये जो है इसका मतलब ये है कि ये वाला ये ठीक है ना जी इक्वल टू जीरो, या इसका मतलब ये है कि दोनों को बराबर कर लें, जीरो कर लें, या इसमें से ये निकाल लें, तो ये जो है ना ये करंट वर्थ जो है ना जीरो, ये एक टेक्निकल सा एक है, अदरवाइज जो है ना इसका मतलब ये कि दोनों को आप क्या है, आप प्रॉफिट रेट ये ना ये बराबर कर लें, ठीक है ना जी। तो बराबर करेंगे तो आपको पता है किस तरफ पल्ला भारी है, ये एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए हैं या दूसरा ज्यादा हो गया। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर उसने ये किया हुआ है कि जी आप इस तरह से इसको इक्वेट कर लें, ठीक है ना जी। बात की समझ आ गई, यहाँ पर कोई रौला तो नहीं है ना जो मैं बात कर रहा हूँ, इक्वेट का मतलब आप समझ आ गए। तो इसका मतलब यही है कि आप खर्चे वर्चे जो है ना वो इधर एक तरफ रख लें और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो दूसरी तरफ रख लें, तो आप देखेंगे जी किस तरह पैसे जो है ना वो ज़्यादा हैं, तो इक्वेट कर लें। तो इक्वेट का मतलब ये है कि आपको उस पर्टिकुलर पीरियड में जो प्रेजेंट
वर्थ जो है ना उसकी वो आपको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, स्टेप 6 के अंदर क्या है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन दिस वन रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वर्थ। ठीक है ना, ये प्रेजेंट वर्थ है, ये आपको पता है प्रेजेंट वर्थ है। ठीक है ना जी, यहाँ पर भी ये इस तरह से आपको लिखना चाहिए था, ई माइनस, ये लिखते हुए जो है ना ये वो हो गया है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं हमेशा ये ऐसे ही लिखना है। ठीक हो गया, अच्छा जी। इसी तरह से यहाँ जो है ना ये टाइप करते हुए देखें ना आप, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये टाइप करते हुए हम जब लिख रहा था ना उस वक्त ये हो गया था। अच्छा जी, ये अब आप देखेंगे जी, दी लेफ्ट हैंड साइड दिस वन ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वर्थ, इट्स राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द फ्यूचर वर्थ। ये फ्यूचर वर्थ है, ये प्रेजेंट वर्थ है। फ्यूचर वर्थ का मतलब ये है कि जितने भी आपके रिटर्न जो है ना ये वगैरह, ये खर्चे वगैरह, ये जो है ये, ठीक है ना। देयरफॉर द टू साइड्स कैन नॉट बी इक्वल, यही जो मैंने बात की थी आपसे। ठीक है ना, सो इंट्रोड्यूस द फैक्टर PFIC, ये ना कंपाउंडिंग। ठीक है ना जी, ऑन टू द लेफ्ट साइड टू ब्रिंग ए बैलेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो है ना जी E% जो है ना ये वाला आपने ये देखना है कि क्या है। तो अब आप देखें कि जी दिस वैल्यू, इसके अंदर जो है ना ये वैल्यू आपने कहीं ऐड कर ली है यहाँ इसके साथ, ये वाली, ठीक है ना जी, कंपाउंडिंग कर दिया इसको। तो एक्सटर्नल इसके अंदर मतलब ना जो आपने एक्सटर्नल पैसे लगाए हैं वो इसके अंदर डालिए। ठीक है ना जी, तो दोनों बराबर हो गए। तो अब वेयर आई डैश इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटर्नल, ठीक है ना जी, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न ये आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से जो है ना जी आपने इसकी वैल्यू जो है ना वो निकाल लेनी है। तो बिल्कुल फिर उसी तरह से कि जी उसका MARR जो है ना जी अगर उससे इंक्रीज करा गया तो जस्टिफाइड है, अगर बराबर है तो बेयरली जस्टिफाइड है, अदरवाइज जो है ना जी नॉट जस्टिफाइड है। अच्छा, इसी तरह से ये 5.9 और 5.10 एग्जांपल्स हैं इसकी, ये आपने देख लेनी है। ये 5.9, हाँ ये वाली 5.9, तो ये देखें ना जी, वो जो है ना उसको कह रहे हैं वो ERR के, वो जो पहले प्रॉब्लम था वो हमें ERR के साथ जो है ना वो निकालना है। ERR के साथ जो है ना आप इसमें आपने उसको देखना है। ये मेरे ख्याल में आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे, उम्मीद है कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी अब आगे चलें। हम मैं कहता हूँ कि ये आज हम ये क्लोज कर दें इसको, इसी तरह ये एग्जांपल है आप कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जनाब आप जो है ना जी एक्सप्लिसिट जो है ना जी रेट ऑफ रिटर्न जो है ना ये आप देख लें इसको, ये क्या है। अच्छा जी, इसमें मैं क्योंकि वो लास्ट वीक की वजह से ये मैं वो कर ना सका, कुछ डिपार्टमेंट ने कोई ये चीज़ें लगाई हुई थी जिनमें, ठीक है ना जी, तो इसलिए वो फोल्डर शोल्डरों का काम हम कर रहे हैं, तो मैं वो आपके लिए वो ये टाइप ना कर सका, तो हम वहीं से हम इसको देखते हैं। बहुत ही आसान है ये भी, ये उसी तरह से है कि जी फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन है ना जी एक्सप्लिसिट इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न, कि जी ड्रा कैश फ्लो डायग्राम फॉर गिवन पीरियड, डिटरमिन द ERRR फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, कि जी रेट माइनस E। अब आप देखें इसमें सिर्फ ये चीज देखें कि जी R इक्विवेलेंट एनुअल रेट है, E इक्विवेलेंट एनुअल रेट है, P द इंटरनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, S जो है ना सैलवेज वैल्यू है,
तो ई परसेंटेज है, ठीक है ना जी। तो इसमें क्या है, सिर्फ ये जो है ना जी, ये आपके पास एक्सप्लिसिट री इन्वेस्टमेंट कि जी जो पैसे आपने वो लगाए हैं ना जी, जिस तरह से एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न था, तो इसमें आपने एक अमाउंट स्पेसिफिकली जो है ना वो रख ली कि जी वो पैसे जो है ना जी आप परमानेंटली कहीं वो लगा देते हैं अपने बिजनेस वाले वो वाले, तो वो इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर जो है ना जी उसका वो हो जाएगा जी, आप उसमें से निकालते जाएं, ठीक है ना जी। और अब आप देखें कि जी आर में से ये निकाल दिया रिसीव्ड कि जी एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल रिसीव्ड, जितने पैसे आपको आए रेवेन्यू इतना आया, उसमें से ये वैल्यू आपने निकाल दी जो आपने बाहर एक्सप्लिसिटली इन्वेस्टमेंट। एक्सप्लिसिटली क्या होता है कि जी ये आपने डेफिनेटली देनी ही देनी है, एक्सप्लिसिट करनी ही करनी है। ये दो टर्म होती हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब ये टोटली उसके अंदर वाली इंटरनल, इम्प्लिसिट का मतलब ये जो हिडन है नजर ना आए उसके अंदर, ठीक है ना जी। एक्सप्लिसिट जो है ना जो आपको नजर आए, जो उसकी वैल्यू जो है ना आपको नजर आए कि ये वैल्यू आपने निकालनी ही निकालनी। बात जो है ना जी होता है कि आपके जो एंडाउमेंट फंड होते हैं या एक्सटर्नल ये खर्चे वर्चे जो होते हैं ना, आप एक परमानेंटली किसी इदारे को दे रहे होते हैं जी, ये उसके अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है ना जी। तो वो पैसे जो है ना वो होते हैं इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर। पी इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू जिसका बोलते हैं, ऐसे सैलरी वैल्यू, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना आपने क्या किया कि जी दिस वन माइनस दिस इनटू दिस एक्सटर्नल रेट, ठीक है ना जी। तो ये आपने उसी तरह से आपने निकाल, ये प्रेजेंट में से ये जो है ना आज 5 साल के बाद या पीरियड के बाद जो है ना उसकी जो वर्थ बनती है ना वो उसमें से निकाल ली, ठीक है ना जी। या निकाल के और उसके बाद ये रेट निकाल के और डिवाइडेड बाई आपने क्या किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट को वो कर दिया, ठीक है ना जी। और इस तरह से आप जो है ना ई आर जो है ना वो निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना जी उसी तरह से है, ये बहुत ही आसान है ये, ठीक है ना जी। कंपेयर द वैल्यू ऑफ ई आर विद एम ए आर एज यूजुअल। ई आर मतलब ना बड़ी है तो जस्टिफाइड है, कम है तो नॉट जस्टिफाइड है, बराबर है तो ये बेयरली जस्टिफाइड है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से है ये, आपने ई आर आर वो निकाल लिया, ठीक है ना जी। फिगर 5.1 वही एग्जांपल है, उसी तरह से आप उम्मीद है ये निकाल लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, जो मैं ज़्यादा जिसके ऊपर तवज्जो ना दूँ, जोर ना दूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि जी आप इसके ऊपर वो जो है ना जी आप इसको सरसरी सा देख लें कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैं जो वो बाज़ का कुछ चीज़ें जो है ना जानबूझ के मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना जी। आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि जो चीज़ें उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरनल, ठीक है ना। इस तरह एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें लगा रहे होते हैं। बाज़ का ये होता है ना कि जो आप जो होता है एक्सप्लिसिट, ये बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुखैर हजरात की जो होते हैं ना वो ये ज़्यादा वो कर होते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू चैरिटी फंड में आपने देना ही देना है, ठीक है ना जी, वो आपका जाना ही जाना है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ रेयरली हैपनिंग। तो इसलिए जो है ना ये ज़्यादा वो हमने चूँकि हम इसको स्टूडेंट के तौर पे हम देख रहे हैं, लिहाजा हमें इतने लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है ना जी। इस तरह से ये एग्जांपल कर लें। उसके बाद ये है जी यहाँ पर आज में आ जाएं, यहाँ पर कैपिटलाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, बहुत ही सिंपल है कि ये कैपिटल का मतलब, ये कैपिटलाइज का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ बेच के आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट लिखा है, कैपिटल आपके पास पड़ा है, कैपिटल का मतलब सरमाया, उसको सरमाया जो है ना जी आपने लगाई। असल एक लफ्ज आता है कि लिक्विडिफाई, लिक्विडिफाई के जी आपके पास कितने पैसे लिक्विड के तौर पे पड़े हैं, कितना लिक्विड आपके पास पड़ा है। जो है ना एक बिजनेस वाले लोग हैं ना, आप बात करें ना तो वो बैंक वाले होते हैं, या यार आपके पास लिक्विड कितना पड़ा है, ठीक है ना। हालांकि लिक्विड क्या है, लिक्विड पानी को कह सकते हैं ये, लेकिन जो कैश फ्लो की जुबान में लिक्विड होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक गाड़ी है, तो वो 10 लाख की गाड़ी है, वो आपकी लिक्विड अमाउंट है। ये आप मार्केट में जाएंगे ना जी, तो आप कहीं भी जो है ना उस अमाउंट को वहां पर
दे के वो 10 लाख जो है ना खड़े करके आ जाएंगे। या लिक्विड अमाउंट आपका गोल्ड होता है, गोल्ड आप मार्केट में लेके जाएं, वहाँ बेचें, और बेचने के बाद जो है ना जी आप इमीडिएटली पैसे, मतलब ना 2 घंटे के अंदर या घंटे के अंदर सिर्फ जाना तो वो को पैसे मिल जाएंगे। वो आप लिक्विड अमाउंट हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये कैपिटलाइज्ड अमाउंट जो होती है ना, ये होती है लिक्विड अमाउंट जो है ना आपकी। सो कैपिटलाइज्ड कॉस्ट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन अल्टरनेटिव और प्रोजेक्ट विद इन्फिनिट और वेरी लॉन्ग लाइफ। कि जी वो कैपिटलाइज अमाउंट जो है ना बड़े अरसे तक आपके वो पड़ी रहती है। ये असल में ना बात बात ये होता है कि ये जो आप पेंशनें वगैरह नहीं देते, ये जब बंदा रिटायर होता है ना, बंदा जब रिटायर होता है तो फर्ज करें वो 60 साल पे रिटायर हुआ ना, तो वो देख लेते हैं अच्छा यार ये 70 साल बाद या 80 साल बाद जो है ना ये फौत होगा बंदा। तो ये जो 20 साल का जो है ना अमाउंट जो है ना वो उसको कंप्लीट करके ना, तो वो एक लमसम अमाउंट जो है ना वो बंदे को दे देते हैं। बाकी जो पैसे हैं ना वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। तो यदि आपको हर महीने जो है ना वो दिया करेंगे इंटरेस्ट के साथ, या जो भी इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। और वो अमाउंट जो है ना वो कंपनी क्या करती है, वो अमाउंट जो है ना वो ट्रस्ट के अंदर लगा लेती है। फर्ज करें देखें ना पीटीसीएल का पीटीईटी ट्रस्ट है, तो इनका जो ट्रस्ट है आर्मी वालों का, वो अस्करी बैंक, अस्करी जो है ना ये बैंक इनका है। वो ये जितने भी ना AWT और ये जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी जो है ना ये फाउंडेशन, ये सारे वो उस ट्रस्ट के ऊपर चल रहे हैं। आपकी जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है वो भी ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी है, फौजी फाउंडेशन। ये फौजियों का जो वो खर्चा, वो अमाउंट जो इन्होंने बेनिफिशरी के तौर पे जो है ना जी वो देनी है जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज को, वो अमाउंट जो है ना वो बिजनेस में लगा देते हैं। ये लोग कैपिटलाइज कर लेते हैं उसको कि ये यूनिवर्सिटी खोल ली है, असली सीमेंट खोल ली, ठीक है ना जी, और कोई बिजनेस ऐसा कर लिया जिसके अंदर से रिटर्न जो है ना वो आ जाए, वो फाउंडेशन स्कूल हैं, इस तरह से ये सारा कैपिटल कॉस्ट जो है ना अंदर वो आ जाती हैं कि जी आप फ्यूचर वर्क के क्योंकि पास बहुत अरसे तक जो है ना वो रहनी है, तो आप क्यों ना ये प्रेजेंट वर्थ के हिसाब से जो है ना जी आप इसको इन्वेस्टमेंट करें और आप बिजनेस करें, और जो है ना जी वो जो प्रॉफिट हो तो वेलफेयर के ऊपर लगाएं अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी, ठीक है ना जी, वो वेलफेयर पे ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना। ये हर इदारे में तकरीबन होता है, सरकारी इदारे में। तो इसको कैपिटलाइज कॉस्ट जो है ना जी वो कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे जी द पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट सच एज ब्रिजेज, डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड रेल रोड आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। कि लंबा टाइम होता है और पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे जो है ना जी आपके पास वो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इन एडिशन परमानेंट एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंडोमेंट आर इवेल्युएटेड बाई कैपिटलाइज कॉस्ट। चैरिटेबल एंडोमेंट का वक़फ़ इमलाक ये जो नहीं होती, तो जी शामलाट वक़फ़ इमलाक बाज़ का वो ज़मीनें होती हैं, जी हाँ जी, वो जो महाजरीन की ज़मीनें थी या जो वक़फ़ इमलाक जो है ना आपने वो पढ़ा होगा, लिखा होता है वक़फ़ इमलाक, बाज़ का लिखा होता है मतरूका वक़फ़ इमलाक, तो ये उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हैं चैरिटेबल, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना ये अमाउंट होती है जो कि लंबे अरसे तक जो है ना आपके पास पड़ी है, ठीक है। द फार्मूला टू कैलकुलेट CC इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिलेशन P इज इक्वल टू A, ये वही उसमें से नंबर ऑफ N ईयर के ऊपर, ठीक है ना। N जो है ना इन्फिनिटी भी हो सकती है, कि लंबे अरसे तक चलता है ना ये, ठीक है जी। वो पता नहीं बंदा कब फौत होगा कब चलेगा ये। या देखें ना जी अब ये जो आपकी जो है जी जो रिफा यूनिवर्सिटी है, ये भी जो है ना एक चैरिटेबल जो है ना यूनिवर्सिटी है। फंड कायम किया था जनरल जुल्फकार साहब जो थे ना, वो हैं या नहीं है अभी, ठीक है ना जी। तो जनरल थे, उन्होंने पहले ये जो है ना जी ये अस्पताल बनाया था, ये जो सदर के अंदर नहीं हॉस्पिटल, इनका दिल का हॉस्पिटल हार्ट का, ये पहले उन्होंने वो बनाया था, ठीक है ना जी। तो उसके बाद जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी जो है ना मेडिकल यूनिवर्सिटी उसने खोली थी, ठीक है ना। तो PTCL से निकलने के बाद मैं 3 साल तक वहाँ रहा हूँ एसोसिएट प्रोफेसर, तो इसलिए मैंने उनको करीब से देखा है। ये इनका ये ट्रस्ट का इदारा है, इसी तरह से ये आपकी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ये भी ट्रस्ट के ऊपर है, ठीक है ना जी। तो दी इक्वेशन फॉर P यूजिंग P ओवर A फैक्टर इज गिवन बाई P इज इक्वल टू, ये उसी तरह से है आपके जी, ये निकाल लिया। असल में ना ये फार्मूला कुछ भी नहीं होता, ये फार्मूला जो है ना आप देखें ना जी, ये अगर आप इसको इससे और इसको इससे
वो करें, ठीक है ना जी। ये एक आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, या आप इसको इस तरफ ले जाएं तो आप कैलकुलेट करके, अभी जो है ना आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है फार्मूला, ये पहले कहीं हमने इस तरह का जो है ना रिलेशनशिप यहाँ किया हुआ है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप ये चीज़ ये निकाल लें, इसमें सीसी इसकी कैपिटलाइज कॉस्ट, और ये जो है ना जी इसकी एनुअल वर्थ निकाल लें, और एनुअल वर्थ निकालने के बाद जो है ना ये इसका ये रिलेशनशिप यूज़ करें, ठीक है ना जी। और उसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लें जनाब, आप इसी तरह से। अच्छा जी, ये आप कर लेंगे मेरे ख्याल में, ठीक है ना जी। कैश फ्लो है ना जी, देखे ना ये कैश जो है ना जी आउटफ्लो है, ये इतना सी कैपिटलाइज कास्ट, और ये हर साल जो है ना ये आप लगा रहे हैं, ठीक है ना जी। हर साल आप दे रहे हैं ना जी, एक साल, दूसरे 25,000, फिर अगले सालों में आप 40,000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है ना, 40,000 रुपये, ठीक है ना, आप दिए जा रहे हैं ना। ज़ाहिर है कि बंदे जो है ना जी इस चैरिटेबल में चलता रहता है ना सिलसिला, तो लोगों की ज़ाहिर है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी देनी चलानी है, सैलरी देनी है लोगों की, और फिर तो वो पैसे परमानेंट जो है ना वो आते रहते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना जी ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आखिरी जो है ना जी हमारे पास है जी पे बैक पीरियड, जो हमने आज हर सूरत कवर करना है, ठीक है। तो इसमें पे बैक पीरियड जो है ना जी, ये भी आप देखें कि पे बैक पीरियड बेसिकली है क्या। पे बैक मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ही तवज्जो से ये देखना है, ठीक है ना जी। दिस पे बैक का मतलब है कि जब आप इस काबिल हो जाए कि आप इसमें से पैसे पेमेंट आप जो है ना जी आपका मुनाफा आना शुरू हो जाए उसमें से, ठीक है ना जी। ये आप ब्रेक इवन जो है ना जो जो पॉइंट आता है उसके ऊपर। अच्छा, दिस मेथड इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट वर्थ मेथड, ठीक है। पे बैक कैन टेक 2 फॉर्म्स। नंबर one for I greater than 0, also called as discounted payback method. दूसरा, अदर I equal to 0, also called no return payback और simple payback, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि पेबैक का मतलब ये है कि आप प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, जब उससे आपका इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ जाए, ठीक है ना जी, तो उस वक्त पेबैक आप उसी तरह से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देसी तरीका यूज करें ना जी, कि जी आपकी प्रोजेक्ट की वर्थ है जी 5 लाख, ठीक है जी। पहले साल आपने वो 5 लाख लगा दिए, ठीक है ना, जीरो इंटरेस्ट के ऊपर। अगले साल आपको 20% आपको मिला इंटरेस्ट, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब है 20% आपके रिटर्न हो गए। उससे अगले साल जो है ना उससे निकल आए, तो 5 साल के अंदर जो है ना ये 5 लाख जो है ना आपका पूरा हो गया। अब छठे साल के अंदर जो है ना आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, छठे साल के अंदर। तो वो जो 5 साल पीरियड है ना, वो आपका पे बैक पीरियड कहलाएगा, पे बैक पीरियड, ठीक है ना जी। सो पे बैक पीरियड NP is defined as the estimated time it will take for the estimated revenues and other economic benefits to recover the initial investment and a specific rate of return। समझ आ गई ना बात की, ये कि जी आपकी जो रिकवरी जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, और एक मुनासिब रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल गया है, MARR के बराबर बेशक हो, ठीक है ना जी। तो वो पीरियड जो है ना आपका कहलाएगा रेट ऑफ पे बैक पीरियड। ये पे बैक पीरियड जो है ना ये आप इसको कहेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान, ठीक है ना जी। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द पे बैक पीरियड शुड नेवर बी यूज्ड एज अ प्राइमरी मेजर ऑफ वर्थ टू सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव। कि जी पे बैक पीरियड को आप बुनियाद नहीं बना सकते कि देखें ना जी आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, ठीक है ना जी, कोई घाटा पड़ गया आपको, या आपने फर्दर टाइम भी है जो है ना आपने वो पीरियड बिजनेस जो है ना वो आपने एक्सटेंड कर दिया आपने, या आपने उसको जो है ना जी वक्ती तौर पे जो है ना आपने उसको आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये आपका पे बैक पीरियड फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम जो है ना वो आपका पे बैक पीरियड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है ना जी। इसलिए आप जो है ना जी पे बैक पीरियड को आप उसको एज ए यार्ड स्टिक जो है ना आप नहीं देख सकते, ठीक है ना जी। However, it should be determined to provide supplemental information in conjunction with an analysis performed using any of the above 6 मेथड। कि जी अगले जो ऊपर वाले मेथड है ना, इसलिए जो है ना वो 6 के अंदर
वो यूज नहीं किया इन्होंने, देखे ना जी, वो 6 के अंदर जो है ना ये यूज नहीं किया, ये 6 के अंदर, कि इसको एज एन ऑप्शनल रखा है, ताकि अगर आपके जहन में ये ऑप्शन होनी चाहिए। जाहिर है बंदा इन्वेस्टमेंट जब करता है तो उस वक्त जो है ना जी वो जहन में होता है कि जी मैं अंदाजे के मुताबिक जो है ना, ज़ाहिर है मेरी अमाउंट है, मैं ऐसे खिराती इदारे में तो नहीं दे सकता, ठीक है ना जी, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कब तक जो है ना मुझे इसका रिटर्न आना शुरू होगा। तो इस तरह से जो है ना जी वो पे बैक पीरियड जो है ना वो आप उसका कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें फिर उसी तरह से है, टू डिटरमिन द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एट ए स्टेटेड रेट आई ग्रेटर दैन 0, कुछ तो कुछ उसका वो मुनाफा होता है, MARR के बराबर कह लें आप, जिस तरह से कैलकुलेट द ईयर NP दैट मेक द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट, कि उसी तरह से आपने देखना है कि जी यहाँ पर आपने उसके नंबर ऑफ ईयर जहाँ जिसमें ये पेमेंट होगी वो आपने निकालनी है, कि उसी तरह से आप 0 एक तरफ रखा, दोनों अमाउंट को जमा कर दिया कि जी कैश आउटफ्लो और इनफ्लो आपने क्या किया, रेट लगा के ये वाला, तो ये आपने नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से ये आपने दोनों को ऐड किया, ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस का मतलब ये है कि कैश आउटफ्लो और ये इनफ्लो, तो ये दोनों को ऐड किया, तो अब इसका मतलब ये 0 अगर है तो इसका मतलब ये है कि 0 के ऊपर जो है ना जी आपका नंबर ऑफ ईयर जो है ना वो निकल आएंगे, आपके नंबर ऑफ ईयर, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये ईयर जो है ना यहाँ पर टी के साथ ये शो किया है, टाइम। तो आफ्टर NP ईयर्स, अब देखे ना जी NCF क्या है कि एस्टिमेटेड नेट कैश, कि ना जी नेट कैश, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए, कि जी वो क्या है, रिसीव माने डिसबर्समेंट, वो ज़ाहिर है यही होता है। तो आफ्टर NP ईयर्स द कैश फ्लो विल रिकवर the investment and return of I. However, if the alternative is used for more than NP years, a large return may result. कि जी जो है ना जी आप देखें ना जी, आप पे बैक पीरियड से ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि पे बैक पीरियड तो देखिए ना जी आपने अंदाजे से लगाया, तो आपके जो हिडन एक्सपेंडिचर हैं या जिसने वो आपने कैलकुलेट नहीं किए, ठीक है ना जी, आपकी गाड़ियों का खर्चा, आपके वो जो है ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है ना, आपकी वो और जो है ना जी वो एक्सपेंडिचर हैं, आपका अपनी दिहाड़ी, ज़ाहिर है आप भी तो उसमें से जो वो आपकी अपना एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी सैलरीज जो है ना आपकी उसके अंदर होती हैं, अगर आप कैलकुलेट करें, तो इसका मतलब ये है कि वो पे बैक पीरियड जो है ना वो एक्सटेंडेबल हो सकता है, आपका पीरियड वो नहीं हो सकता। आप अंदाजे से एग्रीगेट जो है ना जी आप उसका वो अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द अल्टरनेटिव इज लेस देन NP years, then there is no enough time to recover the initial investment and I. असल में ना ये ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ आपकी पार्टनरशिप चल रही होती है, वो हर बंदा जो है ना उस नज़र रख रहा होता है, अच्छा यार मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना जी। तो उस वक्त जो है ना आप पे बैक पीरियड जो है ना उस पर नज़र होती है। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, आपने देखा होगा कि वो पे बैक पीरियड का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है जी आ गया तो वही इन्वेस्टमेंट लगा दो उसके अंदर, तो आपको पता ही नहीं है पे बैक पीरियड है कि नहीं है, ठीक है ना जी। आप वो बस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, इसलिए इस मेथड को आप इतनी वो ऑथेंटिसिटी नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल ये इम्पोर्टेंट जो है ना वो है कि हर चीज़ का आप अंदाज़ा लगाते हैं कि जी आपको पे बैक कितना मिलेगा, ठीक है जी। सो द NP वैल्यू obtained for I is equal to 0, that is simple payback or no return payback is used as an indicator to know whether a proposal is a viable. टाइम हो गया, टाइम हो गया जी, ये भी यहाँ टाइम खत्म हो गया है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है ना ये आपके पास आ गया ये वाला, तो आपने पे बैक पीरियड जो है ना ये निकाल लिया, और ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये 2 एग्जाम्पल हैं, लिहाजा ये चैप्टर हुआ क्लोज, ठीक है ना जी। तो मैं भी जल्दी में था, मुझे पता था ये जो है ना ये टाइम जो है ना ये हो रहा है, ठीक है ना जी। तो इसलिए आज मैं चाह रहा था कि ये हम टाइम जो है ना इसके ऊपर लगा के ये चैप्टर क्लोज कर लें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी मोर टाइम। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना जी हम जो है ना जी कल हम जो है ना जी ये करेंगे अगला चैप्टर जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। तो इसमें जो है ना आपने सेलेक्ट कैसे करना है जो आप इस झंझट से आप जो है ना वो निकल आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपने जो है ना जी आपने जो है ना जी मेच्योरिटी देखनी है, ठीक है ना जी, आपने उसकी देखनी है कि जी आपका बिजनेस जो है ना कहाँ तक चला है, आपने डू
मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने जनरलाइज जो है ना जी आपने चीज़ें जो है ना नेक्स्ट में देखनी है, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला हम छठा चैप्टर देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे जी। बहुत शुक्रिया, आपने रमज़ान शरीफ के अंदर ये लेक्चर सुना और एज़ यूजुअल जो है ना 5 स्टूडेंट हैं। CR ज़रा ये ज़रा नोट करें, 5 स्टूडेंट जो है ना हमारे पास आए हैं सिर्फ, ठीक है ना जी। और कल हमारा जो है ना OB का लेक्चर था, मैं भी वो मेरी को तबीयत ठीक नहीं थी, वो मेरे ख्याल में हार्डली इरफान साहब सुन रहे होंगे, 2-3 लोग आए थे और मैंने HOD साहब को जाके इन्फॉर्म कर दिया था कि जनाब ये टर्न आउट ये है हमारे स्टूडेंट का, तो ये तवज्जो दें और स्टूडेंट को इंटरेस्ट वो उनकी डेवलप करें, क्योंकि ये कोरोना ने तो अब हमारे साथ ही रहना है। कोरोना हमारी जानों से, अपनी हमारी ज़िंदगियों से कम ही निकलेगा। ये बड़े प्लान्ड तरीके से हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल किया गया है, ठीक है ना जी। तो इसलिए जो है ना जी स्टूडेंट को भी चाहिए और हमें भी चाहिए जो है ना जी हम इसके ऊपर जो है ना जी एडजस्ट हो जाएं और मैक्सिमम आप जो है ना अटेंडेंस जो है ना वो दिया करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।